हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो पेडागोजी है फ्रेंड्स, ये आपका अभी जो अपकमिंग एग्जाम है यूटेट का और अन्य स्टेट के आप कोई भी एग्जाम देते हैं या फिर सीटेट का एग्जाम देते हैं, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है इनका मैंने जो है यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बाकी दूसरा फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले भी मैंने जो है पेडागोजी हो गया और अन्य जो है पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता यह है कि सभी प्राणियों में पाई जाती है तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत तथा या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी निश्चित वर्ग की वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने और उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने, कम से कम एक प्रकार की क्रिया के आवेग का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियों की यहाँ पे जो विशेषताएं दी हैं, सबसे पहले क्या दी हैं कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती हैं और मूल प्रवृत्तियां आदत से भिन्न होती हैं, मूल प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं। अब यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। इनमें से हमें बताना है कि कौन से अनुच्छेद में यहाँ पे है। क्या अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 21 ए में है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ए में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 ए में शामिल है। यह अनुच्छेद जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 यह बताता है कि राज्य के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता को दर्शाता है। अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध दर्शाता है। अनुच्छेद 21 से प्रश्नानुसार सभी तथ्यों को यहाँ पे विकल्प डी है। अगला क्वेश्चन है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो क्या हो जाएगा, सुडोलकाय, लंबकाय और गोलकाय। तो क्रेस्मर ने जो है व्यक्ति को किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, तीन सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसमें, सुडोलकाय में, लंबकाय में और गोलकाय में। तो शरीर रचना के दृष्टिकोण से क्रेस्मर ने जो है सन 1925 में व्यक्तित्व को जो है 3 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले लंबकाय यानी एस्थेनिक। तो इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। लंबकाय व्यक्ति को कृष्णकाय भी कहा जाता है। इनका सिर लंबा, भुजाएं पतली, सीना छोटा, हाथ पैर लंबे व पतले होते हैं। ये दूसरों की आलोचना करना पसंद करते हैं। सुडोलकाय कैसे होते हैं कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं हष्टपुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। इनका सीना जो होता है चौड़ा होता है, उभरी हुई मजबूत भुजाएं होती हैं और ये दूसरों से इच्छानुसार समायोजन कर लेते हैं। सुडोलकाय व्यक्ति जो है पुष्टकाय भी कहा जाता है। गोलकाय इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं कद में नाटे होते हैं, छोटे होते हैं और गोले में और चर्बी वाले होते हैं। ये सामाजिक होते हैं। गोलकाय व्यक्तियों को स्थूलकाय भी कहा जाता है और ये सभी जो है ये क्रेस्मर ने वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। टीईटी निम्न में से क्या उद्देश्य मापन है, ये है अभिक्षमता। तो टीईटी का उद्देश्य है अभिक्षमता का मापन करना। अभियोग्यता किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्य कुशलता के विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता अथवा भावी सफलता के अनुमान को इंगित करना। विशिष्ट अभिक्षमता जो है परीक्षण किसी विशेष क्षेत्र में अभिक्षमता का मापन करने के लिए प्रयोग की जाती है। टेक्सल के अनुसार जो है अभिक्षमता व्यक्ति में विद्यमान कोई दशा, गुण अर्थात गुणों का समुच्चय होता है जो किसी ज्ञान, बोध, कौशल अथवा ज्ञान, बोध और कौशल के सम्मोहन की उस सीमा का द्योतक है। वह व्यक्ति उचित प्रशिक्षण में प्राप्त करने योग्य हो सकेगा। अब जैसे टीटी में है शिक्षक पात्रता परीक्षा, यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, चिकित्सा अभिक्षण परीक्षण और इसी प्रकार के अन्य उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ये करता है स्मृति का। तो संघनन का सिद्धांत जो है स्मृति की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत जो है मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया
तथा प्रस्तुतिकरण के तरीकों को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित होती हैं और मनुष्य की सूचना द्वारा निर्णय का निर्माण है। जो समस्या समाधान में सहायक होती हैं, अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा और जो सृजनशील होगा। संघनन का सिद्धांत मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित है, जबकि अधिगम अभिप्रेरण सृजनात्मक से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है सिरिल बर्ट ने। सिरिल बर्ट ने जो है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी है। तो यहाँ पे जो है जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। पिछड़े बालकों के शैक्षिक निष्पत्ति को प्राप्त करने प्रतिशत के अलावा प्रायः शैक्षिक उपलब्धि अथवा EQ के द्वारा व्यक्त करते हैं। शैक्षिक उपलब्धि क्या है? इक्वल टू EQ यानी इक्वल टू शैक्षिक आय CEA और इसको बाय में क्या आ जाएगा? दैहिक आय यानी डिवाइडेड और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो EA क्या है? एजुकेशन एज है और CA क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? तो ये हो जाएगा अभिक्षमता। कौन है? अभिक्षमता हो जाएगा। अभिक्षमता किसी एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। यहाँ पे डगलस और हॉलैंड के अनुसार उत्तम परीक्षण में जो है अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं जो है प्रत्येक परीक्षण के निर्माण के आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं। चूंकि कोई भी परीक्षण उत्तम तभी माना जाएगा जब उसमें वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, सरलता जैसी विशेषताएं शामिल होती हैं, जबकि अभिक्षमता एक उत्तम परीक्षण की विशेषता में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि सिद्धांत नहीं है? बुद्धि सिद्धांत नहीं है, ये नहीं है प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। बाकी कौन कौन से? द्वितत्व का सिद्धांत है, एक तत्व का सिद्धांत है और बहुत तत्व का सिद्धांत है। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी प्रत्यागमन का सिद्धांत यह सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसके प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक सोरेनसन हैं। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार संतान में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। सोरेनसन के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की कम प्रतिभाशाली संतान होने की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता की कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन है। जबकि द्वित्व सिद्धांत स्पीयरमैन एक तत्व का सिद्धांत बिनेटरमैन ईस्टर्न बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक की सभी बुद्धि के सिद्धांत हैं जो प्रत्यागमन सिद्धांत से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं माना जाता है। अंतःस्रावी तंत्र जो है अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत 8 मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, विर्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि यानी अग्नाशय ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, जनन ग्रंथि आती है जो रुधिर में तरह तरह के हार्मोन्स छोड़ती है। ये हार्मोन्स जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनके कार्यों में नियमित बनाते हैं और लार ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है, इसको अंतःस्रावी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो क्या हो जाएगा? ये है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, यह है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले कहा है कि संवेदी गामक अवस्था, ये होगी जन्म से 2 वर्ष। फिर कहा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये कहा है 2 से 4। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये कहा है 7 से 11। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहा 11 से 15। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठ विधि हमें बताना है, ये हो जाएगा अंतर्दर्शन। क्या हो जाएगा? अंतर्दर्शन। तो अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिगत विधि है। अब अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि होती है, इसका अर्थ होता है मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं क्रियाओं का निरीक्षण। बीएन झा के अनुसार आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है, जबकि विकल्प में दी गई विधियां बहिर्दर्शन विधि तथा प्रयोगीकरण विधि तथा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है एल्बर्ट बंडूरा, हमें बताना है किससे संबंधित है। तो एल्बर्ट बंडूरा जो है सीखने के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। बंडूरा के अनुसार प्राणी वातावरण उद्दीपकों के प्रति
यह त्वत अनुक्रिया नहीं करता है, वरन अनेक विकल्पों में से जो है किसी एक विकल्प को अपने पूर्व अनुभवों तथा अंतर्दृष्टि की सहायता में छांटता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुरूप सीखते समय सर्वप्रथम सीखने वाले के सापेक्ष ऐसे अनेक अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं और वह निर्देश मॉडल के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के व्यवहार को स्वतः देख सके। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि व्यवहारवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक से, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे से और मनोलैंगिक विकास फ्राइड से संबंधित है। ये आप ध्यान से देख लेना कि व्यवहारिक सिद्धांत किससे है, थॉर्नडाइक से, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किससे है, जीन पियाजे से, और मनोलैंगिक विकास किससे है, यह है फ्राइड से। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है, ये हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 13। तो देखेंगे अधिगम पठार। अधिगम पठार निम्न में से किस कारण बनता है, यह बनता है थकान द्वारा। तो अधिगम में पठार थकान द्वारा बनता है। रॉस के अनुसार सीखने की प्रक्रिया एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। अधिगम के पठार के कारणों में प्रमुख ज्ञानावरोध, थकान, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्षमता बोध, सीखने के अनुचित विधियों का प्रयोग आदि है। जबकि अभिप्रेरणा द्वारा, परिपक्वता द्वारा तथा रुचि द्वारा अधिगम में पठार नहीं उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन में प्रयुक्त होता है। तो दर्पण चित्र परीक्षण जो है अधिगम अंतरण को मापने में प्रयुक्त होता है। तो अधिगम अंतरण को मापने में प्रयुक्त होता है। दर्पण चित्र परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है जिसका उपयोग सीखने की दर, हाथ आंख के समन्वय और साइकोलॉजिकल क्षति को मापने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण सीखने की प्रक्रिया की प्रकृति को विश्लेषण और निरीक्षण करने और दृश्य, स्थानिक और अधिगम के बीच संबंधों को अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगात्मक उपकरण के रूप में बनाया गया है। जबकि अधिगम की गति, सृजनात्मक तथा अभिरुचि का संबंध दर्पण चित्र परीक्षण से नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके एक मापन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ये कहा जाता है व्यक्तित्व। तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। यह व्यक्तित्व मापन की एक ऐसी प्रक्षेपी विधि है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण विलियम स्टर ने दिया है। इसमें 3 चित्रों की श्रृंखला शामिल होते हैं जो स्याही धब्बों के बजाय बादलों से मिलते जुलते हैं। चित्र ये सबसे विशिष्ट रंगों और रूपों को प्रस्तुत करती है। चित्र भी एक मध्यवर्ती स्थिर स्थिति पर है। चित्र सी सबसे स्पष्ट है और इन चित्रों को समरूपता या अन्य नियमितता नहीं है। इस परीक्षण में क्लाउड के चित्र दिखाकर पूछा जाता है कि क्लाउड किसके जैसा दिखता है और उदाहरणतः जो है बादल के चित्रों का अवलोकन करके जवाब देते हैं कि वह किस प्रकार का है। बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि क्लाउड पिक्चर परीक्षण से संबंध नहीं रखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है 15 क्वेश्चन के और अब हमारे जो है 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कौन से वातावरण हो गया, वंशानुक्रम हो गया, खेल तथा व्यवसाय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। किसी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, खेल तथा व्यायाम, परिवार की स्थिति, नियमित दिनचर्या आदि है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखेंगे, मानसिक आयु वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा, MA/CA मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि IQ का आविष्कार मनोवैज्ञानिक टर्मेन ने किया। तो बुद्धि लब्धि का IQ का जो आविष्कार किया किसने किया, मनोवैज्ञानिक थे एक टर्मेन, इनके द्वारा बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया गया। टर्मेन के द्वारा जो है प्रतिपादित बुद्धि की गणना का सूत्र क्या है, बुद्धि लब्धि इक्वल टू माइनस मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है अगला 18, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डीवी हो जाएगा। तो विचारात्मक चिंतन की चर्चा डीवी ने की है। यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है। इस सब प्रकार किसी समस्या के समाधान से होता है। डीवी ने इस बात पर भी बल दिया है कि चिंतन की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए प्रत्यय निर्माण, तर्क तथा समस्या समाधान के विषय में अध्ययन करना आवश्यक है। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है।
क्योंकि रॉस, वुडवर्थ और ड्रेवर ने चिंतन के पक्ष में अपनी परिभाषाएं व भिन्न भिन्न मत दिए हैं, जबकि विचारात्मक चिंतन को डीबी ने प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? कौन नहीं है? ये नहीं है, कल्पना नहीं है, बाकी प्रयोग है, अवलोकन है, सामान्यीकरण है। तो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कल्पना शामिल नहीं है। आगमनात्मक तर्क के इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। इसमें वह 3 स्तरों से होकर गुजरता है: निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यीकरण। जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है, तब उसके रोने के कारणों की खोज करके इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह भूख के कारण रो रहा है। इस प्रकार इस विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। भाटिया के अनुसार आगमन विधि खोज और अनुसंधान की विधि है, चूंकि विकल्प में दिए गए तीनों स्तर आगमनात्मक तर्क के संबंधित हैं, जबकि कल्पना आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। क्या हो जाएगा? विस्मरण में। तो सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है। ड्रेवर के अनुसार विस्मृति का अर्थ है कि किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी कार्य को करने में असफलता। रायबर्न के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना इसी स्मृति है। धारण के अनुसार स्मृति का दूसरा अंग है, इसका अर्थ है सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रखना। चिंतन, तो चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि 160 होगी। तो क्या होगी? 160 होगी। बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100। तो मासिक आयु 8 वर्ष है, वास्तविक आयु क्या होगी? 5 वर्ष, और बुद्धि लब्धि क्या है? 160। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? 36 से 49। तो मंदबुद्धि बालक ऐसे बालक जिनमें बौद्धिक न्यूनतम होती है, उन्हें बौद्धिक रूप से अस्वस्थ बालक व मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि में भी व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती हैं। उनमें से कुछ बालकों को विशेष ध्यान देकर साधारण प्रकार के कार्य करना सिखाया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे भी बालक हैं जिन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है और उन्हें जीवन भर जो है संस्थागत देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। बौद्धिक अशक्तता के विभिन्न वर्ग जो है इस प्रकार हैं: बुद्धि लब्धि 55 लगभग 70, सामान्य 35 से 40 से लगभग 50 से 55, और तीव्र जो है 20 से 25 से लगभग, और 35 से 40 अति गंभीर और 20-25 कहा जाता है, और 70 से 90 जो है सीमावर्ती बालक होते हैं। तो यानी सबसे पहले जो है बुद्धि लब्धि बालक जो होते हैं 55 लगभग यानी 70, सामान्य जो होते हैं 35 से 40 से लगभग होते हैं लगभग, और 50-55 के बीच होते हैं। तीव्र कैसे होते हैं कि 20-25 से लगभग और 35-40 के बीच होते हैं। अति गंभीर 20 से 25 से लगभग और 20-25 से कम होते हैं, और 70-79 सीमावर्ती बालक होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या है कि जो यहाँ पे दिया गया है मंदबुद्धि बालक का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर जो होता है वो क्या होता है? PNP ने इसका स्तर जो है क्या है? ऑप्शन नंबर सी 36 से 49 माना है। रोजा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? किया जाता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। किसके यहाँ पे हो जाएगा सी, रुचि। ये है रोसा डंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। रोसा इंक ब्लास्ट तो अधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण है। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड के विख्यात मनोरोग चिकित्सक हरमेन ने किया था। इस परीक्षण में स्याही के धब्बों के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, और इन कार्डों में से 5 बिल्कुल काले होते हैं, 2 काले व लाल होते हैं, और 3 अनेक रंगों के हैं। जिस मनुष्य से व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उसे ये कार्ड निश्चित समय के अंतर के बाद एक दूसरे करके दिखाए जाते हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि उससे प्रत्येक कार्ड के धब्बों में क्या दिखाई दे रहा है। परीक्षार्थी धब्बों में जो भी आकृतियां देखता है
उनको बताता है और परीक्षक उसके उत्तरों को सविस्तार लिखता है। इस प्रकार इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, जबकि बुद्धि और रुचि और अभिक्षमता के मापन हेतु इस टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। क्या नहीं है? ये नहीं है स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की इच्छा जो है विस्मृति का कारण नहीं है, अपितु विस्मृति के कारण सीखने में कमी, मानसिक द्वंद, सीखने की दोषपूर्ण विधियां आती हैं। वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, क्योंकि स्मरण करने की इच्छा स्मृति का कारण है, ना कि विस्मृति का। अगला क्वेश्चन हुआ, विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है, ये कहलाता है सांख्यिकी। तो वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, सांख्यिकी कहलाता है। जबकि गणित, ज्यामितीय, संभाव्यता, प्रश्नानुसार, यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे है फाइंड आउट, और यहाँ पे हमें भिन्न बताना है। क्या है यहाँ पे? भिन्न है। तो सबसे पहले पीएफ, टीएटी, रेवेन का परीक्षण और ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है रेवेन का परीक्षण, तो यहाँ पे सभी से भिन्न है। रेवेन का परीक्षण यह बुद्धिमापन के अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण है, जिसमें परीक्षार्थी को एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया गया जाता है और उसे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से जो है विकल्प चुनना है और अपूर्ण प्रतिरूप पूरा हो सके 16 पीएफ, टीएटी तथा ड्रॉ ए मैन परीक्षण का संबंध व्यक्तित्व के मापन में है, जिसमें जो है टीएटी, ड्रॉ मैन और परीक्षण व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। यहाँ पे जो 16 पीएफ है व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। यहाँ पे दिया गया है माध्यांक क्या है, इसमें हमें माध्यांक निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें इस तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, इनको क्रम से लगाएंगे, यानी 7, 8, 9, 10। तो क्या हो जाएगा? टोटल लाइन कितने हैं, यानी 7, 8 टोटल यहाँ पे नंबर बताने। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो कितने हैं इनको हमें काउंट करना है और +1 कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। मध्यांक निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। अब जैसे हमने क्या, तो यहाँ पे देखेंगे 1, 7, 8, 9 और 10, 11, 12। तो इनका 20 का नंबर देखते हैं हम। तो 20 का नंबर क्या आ रहा है? 9.5, यानी 9 + 10। यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था ना 9 + 1, यानी 9 + 1 क्या आ जाएगा? 9 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 19/2 इक्वल टू 9.5 आ जाएगा। तो 35वीं संख्या 9 + 10/2 इक्वल टू 19/2 इक्वल टू 9.5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 28। तो ये दिया था गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक ने। तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक ने किया। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक गेस्टाल्टवादी हैं। इसके मतानुसार व्यक्ति प्राणी संबंध, प्रतिक्रिया तथा प्रयत्न और भूल से सीखकर सूझ द्वारा सीखते हैं। सर्वप्रथम प्राणी अपने आसपास की परिस्थिति के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है और संपूर्ण परिस्थिति को मानने का प्रयास करता है। तत्पश्चात और उसके अनुसार जो है अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे करता है। गुण के अनुसार जो है सूझ यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। गेस्टाल्टवादियों में प्रमुख मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोफका और वर्दीमर है, जबकि थॉर्नडाइक, हेगार्टी तथा स्किनर सूझ सिद्धांत से संबंध नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो प्रत्येक मूल संबंध होता है, ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति संवेग से संबंधित होती है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात प्रवृत्तियां जो मनुष्य और पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मूल प्रवृत्ति कार्य करने के बिना सीखना स्वरूप है। विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है। क्या क्या दी है जिसे हम देख लेते हैं। पलायन यानी भय, इसका संबंध क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति है पलायन, तो भय हो जाएगा संबंध। युत्सा यानी क्रोध, निवृत्ति घृणा, वात्सायन पुत्र कामना, और उसके बाद है शरणागति कष्ट, जिज्ञासा हो जाएगा आश्चर्य, काम प्रवृत्ति कामुकता, और दैन्य भाव आत्महीनता, आत्मस्थापना, आत्मभिमान, सामूहिकरण एकाकीपन, भोजनावेशण भूख, संग्रह प्रवृत्ति अधिकार भावना, रचना कीर्ति भाव, हास्य आमोद। अगला क्वेश्चन है लास्ट आज का,
तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, ये कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। यह बाह्य उद्दीपकों अर्थात वातावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजनाओं को तत्कालिक ज्ञान देने वाली मानसिक प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। रायबर्न के अनुसार अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बालक खेल रहा है, उसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे आवाज दी और इससे उसे ध्वनि संवेदना हुई और उस ध्वनि को पहचानकर अनुमान लगा देता है कि उसे पिताजी बुला रहे हैं या उसका कोई मित्र बुला रहा है। आवाज के इस प्रकार के ज्ञान को हम प्रत्यक्षीकरण ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमारे यहाँ पे जो ये क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चंस थे और ये आपका जो है स्टेट टेट देते हैं, कोई भी आप टेट देते हैं तो पेडागोजी में आपका जो है पेडागोजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी बेनिफिशियल क्वेश्चन है सभी के लिए, चाहे आप स्टेट देते हैं या स्टेट का डीएलएड देते हैं या कुछ सीटेट एग्जाम देते हैं, तो सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।